which are the factors which affect the rate of photosynthesis। आपको पहले बताया था मैंने फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर डिफरेंट फैक्टर्स लाइक CO2 कॉन्सेंट्रेशन 1, लाइट 2, टेम्परेचर 3, वाटर 4। ओके, ये पूरे कंडीशन चाहिए, मतलब फैक्टर जो है अफेक्ट करने वाले फोटोसिंथेसिस को। ओके, पॉइंट इज फैक्टर्स affecting फोटोसिंथेसिस। याद रखिए, फैक्टर मतलब जो कंपोनेंट्स है फोटोसिंथेसिस के ऊपर कैसे अफेक्ट करते हैं। इसमें बेसिक हम दो फैक्टर बता सकते हैं। वन इज एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब ऐसे फैक्टर है जो बाहर से इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो फैक्टर बाहर से अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, उसको हम एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं। और जो फैक्टर अंदर से अफेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल फैक्टर, आल्सो कॉल्ड एज प्लांट फैक्टर्स। जो प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट करता है, प्लांट को अफेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं प्लांट फैक्टर्स। और जो फैक्टर बाहर से अफेक्ट करते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर में कौन कौन से, फिर एक्सटर्नल फैक्टर में आपको पता होगा। ओके, बहुत से फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर में। पहला है लाइट। ओके, फर्स्ट जो फैक्टर है लाइट, मतलब लाइट नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। दूसरा फैक्टर है लाइट के बाद सेकंड फैक्टर है CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ओके, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, मतलब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर नॉर्मल रहा तो ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है। तीसरा है टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर, एंड फोर्थ फैक्टर इज नंबर 4 जो फैक्टर है दैट इज लाइट। वाटर। फोर्थ फैक्टर इज वाटर। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स। ये 4 ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं। और इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आता है? फिर इंटरनल फैक्टर में क्या आता है? साइज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ का साइज, लीफ का ओरिएंटेशन, लीफ का शेप, ये आता है। बाद में क्या आता है? सेकंड, क्लोरोफिल कंटेंट। ओके, कंटेंट, अगर क्लोरोफिल का कंटेंट ज्यादा है लीफ के अंदर तभी फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो पाता है, उसको कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल कंटेंट। वो भी इंटरनल फैक्टर में आता है। ओके, नंबर ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ है, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ है। ओके, नंबर ऑफ लीफ है, लीफ के नंबर ऑफ लीफ ज्यादा रहे। ओके, लीफ का साइज बड़ा रहा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, आपको पता है। तो ये इंटरनल फैक्टर है, प्लांट से फैक्टर है। ठीक है, मेसोफिल सेल इन क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल कितने हैं? कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ग्रीन सेल है ना लीफ के अंदर, उसको मेसोफिल सेल बोलते हैं। वो कितने हैं? वो भी अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर। मेसोफिल सेल इन क्लोरोप्लास्ट। ओके, CO2 कॉन्सेंट्रेशन कौन सा? इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन। जैसे अभी मैंने बोला आपको, शिपोर प्लांट में बंडल सेल के अंदर CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, इसलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। इसलिए CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो सेल के अंदर है वो भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। ओके, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल हो गया। ओके, और कभी कभी जेनेटिक फैक्टर भी है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब जेनेटिक फैक्टर भी है। ओके, जेनेटिक फैक्टर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, जिसका इफेक्ट प्लांट के ग्रोथ के ऊपर हो सकता है। और ग्रोथ हुई तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा ना। सो दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर। ये है पूरे एक्सटर्नल फैक्टर्स और इधर के पूरे क्या है? इंटरनल फैक्टर है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स? ये ऐसे फैक्टर्स है, ये ऐसे कंपोनेंट्स है जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट करते हैं ना। ये फैक्टर अगर कम या ज्यादा हुए तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या होता है? मेजर इफेक्ट होता है। ओके, इसीलिए इसको कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस। देखिए, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तभी प्लांट का यील्ड बढ़ेगा ना। इसका मतलब प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ने के लिए, प्लांट का यील्ड बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? फोटोसिंथेसिस ज्यादा होना चाहिए। जितना फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा उतना यील्ड ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो फैक्टर पूरे मिलेंगे प्लांट को तभी फोटोसिंथेसिस होगा, तभी उस प्लांट का यील्ड बढ़ेगा ना। ओके, क्रॉप का यील्ड बढ़ेगा। अंडरस्टैंडिंग फैक्टर ऑफ अफेक्ट फोटोसिंथेसिस वेरी नेसेसरी। एंड
फोटोसिंथेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करने वाले, फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स है उसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। में दो है, एक्सटर्नल और इंटरनल। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आता है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, वाटर है, लाइट है, तो ये पूरे एक्सटर्नल फैक्टर है साइमल्टेनियसली फोटोसिंथेसिस के ऊपर अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइंड बाय फैक्टर अवेलेबल इन सब ऑप्टिमल लेवल। तो ये जो फैक्टर है उनका लेवल जो है सब ऑप्टिमल, मतलब ऑप्टिमम चाहिए, मतलब कंटिन्यू चाहिए, ऑप्टिमम लेवल में उसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ना मिनिमम चाहिए ना मैक्सिमम चाहिए। ये फैक्टर, चार फैक्टर जो है कम या ज़्यादा नहीं चाहिए, ऑप्टिमम चाहिए, ओके, बेसिक लेवल उसका चाहिए उसको फोटोसिंथेसिस के लिए। और प्लांट फैक्टर जो मैंने आपको बोला इंटरनल फैक्टर्स, तो ये पूरे इंटरनल फैक्टर में आते हैं। दिस आर ऑल इंटरनल फैक्टर जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किए है। सो 1905 में क्या हुआ, ब्लैकमैन, व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ब्लैकमैन, ब्लैकमैन, काला आदमी जिसने डार्क रिएक्शन स्टडी किया, जिसने फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस अफेक्ट किया, स्टडी किया, ब्लैकमैन, ये होता है कंसेप्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन ने टर्म दिया कौन सी, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ओके, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ओके। तो ये बहुत सिंपल टर्म है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बताता है, कौन सी भी केमिकल रिएक्शन जब होती है, ओके, कौन सी भी केमिकल जब रिएक्शन जब होती है तो उस रिएक्शन में जो फैक्टर, जो कंपोनेंट सबसे कम है वो फैक्टर उस रिएक्शन के रेट को कम करता है, उसको अफेक्ट करता है ना। कौन से भी केमिकल रिएक्शन होने दो, प्लांट में होने दो या किसी भी ऑर्गेनिज्म में होने दो, वो केमिकल रिएक्शन में जो फैक्टर सबसे कम है वही फैक्टर उस रिएक्शन को कंट्रोल करता है, उस रिएक्शन को स्टॉप करता है। इसलिए इसको कहा गया है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। मतलब जो फैक्टर लिमिटिंग है, कम है, वही फैक्टर क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करेगा। इसलिए इसको नाम दिया गया है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और किसने दिया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, सेवरल फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बायोकेमिकल प्रोसेस एंड दैट लॉ कम फ्रॉम अफेक्ट स्टेट दैट। तो बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं प्लांट में, वो बायोकेमिकल रिएक्शन स्टडी करने के लिए ये लॉ स्टडी किया गया, दिस लॉ इज स्टडीड, ओके। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ, ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इफ अ केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, लिसन केयरफुली, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बता रहा हूं मैं। इफ द केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, यहाँ पे देखिए मोर देन वन फैक्टर है ना, केमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले क्या है, मोर देन वन फैक्टर है ना, 1 2 3 4, मोर देन वन फैक्टर, देन द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय, तो उसका जो रेट है विल बी डिटरमाइंड बाय, वो डिसाइड करता है, डिटरमाइंड बाय द फैक्टर व्हिच इज द नियरेस्ट टू मिनिमल वैल्यू, नियरेस्ट टू मिनिमल वैल्यू। जो फैक्टर की वैल्यू मिनिमल रहती है, मतलब कम रहती है ना, मेनी फैक्टर के अंदर जो फैक्टर की वैल्यू मिनिमल रहती है, कम रहती है, ओके, फैक्टर व्हिच इज नियरेस्ट टू मिनिमल वैल्यू एंड दिस फैक्टर इट इज द फैक्टर दैट डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटी चेंज। तो ये जो मिनिमल वैल्यू है, जिस फैक्टर की वैल्यू मिनिमम है और उसके आपने क्या किया, क्वांटिटी चेंज की ना, इस फैक्टर की क्या किया आपने, क्वांटिटी चेंज की, कम ज्यादा किया वो फैक्टर, तो वो फैक्टर जो मिनिमम है और जो फैक्टर जिसकी क्वांटिटी आपने चेंज की है वही फैक्टर क्या करता है, ये प्रोसेस को, ये रिएक्शन को, ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और एक बार रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन और एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या है डेफिनेशन, द केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय, द केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय, the rate will be determined by the factor which is nearest to minimum value। तो रेट कौन कंट्रोल करता है, जो फैक्टर जिसकी वैल्यू नियरेस्ट है, आसपास है, किसके, लिमिटिंग वैल्यू या मिनिमल वैल्यू है, कम है वैल्यू, लिमिटिंग मिनिमम वैल्यू, एंड द फैक्टर व्हिच इज डायरेक्टली अफेक्ट, और वो जो फैक्टर मिनिमम है, जो फैक्टर मिनिमम है वही फैक्टर क्या करता है, अफेक्ट करता है। कब, जब उसकी क्वांटिटी आप चेंज करोगे ना, it is the factor which directly affect the process if its quantity changed। And for illustrated law intensity of supply
sufficient light is supply. Suppose for example मैं बता रहा हूँ आपको, आपने सपोज एक प्लांट को लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मली सप्लाई किया है, लाइट नॉर्मली सप्लाई किया है, और इंटेंसिटी ऑफ सप्लाई दैट इज सपोज लाइट इंटेंसिटी सप्लाई टू द लीफ जस्ट सफिशिएंट टू यूटिलाइज 5 ग्राम ऑफ CO2 पर आवर फोटोसिंथेसिस, है ना। लाइट इंटेंसिटी प्लांट को सप्लाई किया आपने, ओके, और प्लांट को क्या चाहिए, 5 ग्राम चाहिए, क्या 5 ग्राम CO2 पर आवर, 5 ग्राम CO2 चाहिए किसके लिए, पर आवर, इसके लिए नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होने के लिए, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होने के लिए प्लांट को क्या चाहिए, 5 ग्राम CO2 पर आवर चाहिए। कब, जब लाइट की इंटेंसिटी क्या रहेगी, लाइट की इंटेंसिटी क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, तो ये हो सकता है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट एंटर पर आवर, एंड आफ्टर दैट एनी फर्दर इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ CO2 डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन रेट। तो आप क्या करोगे, अगर CO2 का क्वांटिटी इंक्रीज करोगे, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर इससे ज्यादा इंक्रीज करोगे, 5 ग्राम से ज्यादा इंक्रीज करोगे, तो उसका इफेक्ट फोटोसिंथेसिस के ऊपर नहीं होगा, समझ रहा ना। मतलब उसी लाइट की इंटेंसिटी में उतना ही CO2 चाहिए, कम ज्यादा नहीं हो सकता है, ओके। देयर इज फर्दर इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट हैव इफेक्ट अपॉन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, हैज नाउ बिकम लिमिटिंग फैक्टर एंड फर्दर इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल ऑकर बाय इंक्रीजिंग लाइट। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, लाइट इंटेंसिटी नॉर्मल थी, CO2 नॉर्मल था, अगर CO2 आपने बढ़ा दिया तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपको CO2 बढ़ाना है तो उसके साथ क्या बढ़ाना पड़ेगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा ना। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। खाली आप उसी लाइट इंटेंसिटी में, पुरानी लाइट इंटेंसिटी में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए नॉर्मल लाइट की इंटेंसिटी में जितना ही CO2 चाहिए, CO2 की क्वांटिटी चेंज की या CO2 अगर कम हुआ तो CO2 क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है ना, सो दैट CO2 बिकम लिमिटिंग फैक्टर ना, इसलिए वो CO2 क्या बना, लिमिटिंग फैक्टर बना, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो CO2 कम मिलता है, इसीलिए उसको कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। तो है ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर के बाद इंटरनल फैक्टर्स है, तो कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है उसके बारे में और इंटरनल फैक्टर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। एंड अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैसे लाइट अफेक्ट करती है, सबसे पहले लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की क्या है, इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट की जो वेवलेंथ है वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है, उसको कहते हैं लाइट की इंटेंसिटी। दैट इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन। लाइट का वेवलेंथ या इंसिडेंट लाइट का और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का लीनियर रिलेशनशिप है। अब बोलेंगे इंसिडेंट लाइट क्या है सर, जो भी लाइट लीफ के सरफेस के ऊपर गिरती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। तो लाइट का और CO2 का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है ना, ओके। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर नॉर्मल है तो लाइट की इंटेंसिटी भी ऑप्टिमम चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस हो पाता है, मतलब दोनों की रिक्वायरमेंट है। सो सबसे पहले हम जो फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर स्टडी कर रहे हैं वो है लाइट, और लाइट में जो लाइट है वो इंटेंसिटी के फॉर्म में आपको वर्क करते हैं कहाँ पे, प्लांट में, ओके। एट हायर इंटेंसिटी ग्रेजुअल रेट डज नॉट शो फर्दर डिक्रीज। देखिए लाइट की इंटेंसिटी अगर ऑप्टिमम रही, लाइट की इंटेंसिटी अगर ऑप्टिमम रही तो फोटोसिंथेसिस हो पाता है, और अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, बियॉन्ड लिमिट बढ़ गई, तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, समझा रहे ना। लाइट की इंटेंसिटी अगर ऑप्टिमम रही, नॉर्मल रही, तो फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीके से होता है, मगर लाइट की इंटेंसिटी अगर हद से ज़्यादा होती है, लिमिट से ज़्यादा होती है, ओके, देन ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एंड फैक्टर बिकम लिमिटिंग। इसलिए फिर क्या होता है, इसलिए क्या होता है, जब लाइट की इंटेंसिटी आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो बाकी के फैक्टर कम हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकता है, इसलिए लाइट कैसी चाहिए आपको, ऑप्टिमम इंटेंसिटी चाहिए। एंड द लाइट सैचुरेशन ऑकर एट 10% ऑफ द टोटल सनलाइट अवेलेबल टू प्लांट्स। लाइट सैचुरेशन ऑकर एट 10%, लाइट का सैचुरेशन कितना चाहिए,
10% चाहिए, इसके लिए प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट में, ओके, टोटल सनलाइट अवेलेबल इन प्लांट्स, जो टोटल सनलाइट अवेलेबल होती है प्लांट को, टोटल सनलाइट अवेलेबल जो होती है प्लांट को, उसमें से 10% लाइट का सैचुरेशन इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंक्रीजिंग द इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड लिमिट कॉज ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, मैंने आपको बोला लाइट की इंटेंसिटी अगर बियॉन्ड लिमिट होती है, ज्यादा होती है, तो क्या करेगा, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ना लीफ के अंदर, उसको डैमेज करेगा। और आपको पता है अगर क्लोरोफिल डैमेज हुआ, क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरोफिल ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ऑप्टिमम लाइट इज इंपॉर्टेंट, ओके, एंड हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन शेड डेंस फॉरेस्ट लाइट रियली बिकम लिमिटिंग फैक्टर। तो जो प्लांट्स डेंस फॉरेस्ट में है, शेड लिविंग प्लांट है, शेड मतलब जो शेड के अंदर ग्रो होते हैं, उनको लाइट क्या है, लिमिटिंग फैक्टर हम यूज कर सकते हैं, विच इज डेंस फॉरेस्ट लाइट रियरली बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर। उनमें क्या होता है, लाइट जो है रियरली लिमिटिंग फैक्टर होता है, किसमें, जो शेड लिविंग प्लांट्स है या डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट है, उसमें ऐसी सिचुएशन होती है। तो अगर आप डायग्रामेटिकली देखना चाहते हो लाइट की इंटेंसिटी का, ओके, डायग्रामेटिकली देखना चाहते हो, दिस इज द ग्राफ, ये सिंपल ग्राफ है, और दिस ग्राफ इंडिकेट दैट लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, लाइट की इंटेंसिटी है, ओके, लाइट की इंटेंसिटी है, और यहाँ पे क्या है, इधर क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ, किसका रेट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा ना। यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, मगर एट द सैचुरेशन पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट आता है सैचुरेशन पॉइंट, 10% सैचुरेशन मैंने आपको बोला, उस सैचुरेशन में क्या होता है, ओके, ये क्या है, ये है, मतलब फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, और फिर बाद में फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, उसको हम बी पॉइंट बोलते हैं। क्या है ये, बी है, और ये क्या है, सी है। मतलब ये पॉइंट में क्या हो रहा है, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, मगर जब लाइट की इंटेंसिटी सैचुरेशन लेवल को आती है, मतलब मैक्सिमम होती है, तो ऑप्टिमम से ज्यादा होती है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा, ओके, या फिर उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं वो, ठीक है, कब, डी लेवल में। तो ये डायग्राम है डी, मतलब ये इंक्रीजिंग फोटोसिंथेसिस, बी क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है, और डी क्या है, दैट इज द लाइट इंटेंसिटी, इन दैट लाइट इंटेंसिटी द फोटोसिंथेसिस विल बी स्टॉप, ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, स्टॉप हो जाए, ओके, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज इंसिडेंट लाइट, मैंने आपको अभी बोला, इंसिडेंट लाइट मतलब ऐसे लाइट कि जो सरफेस के ऊपर गिरते, लीफ के ऊपर गिरते हैं, और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। सो दिस इज अबाउट लाइट इंटेंसिटी। सेकंड इज लाइट क्वालिटी। लाइट का दूसरा कैरेक्टर क्या है, लाइट की क्या है, ओके, लाइट की क्या है, क्वालिटी, ओके, आपको पता है लाइट की क्वालिटी क्या है। लाइट में अलग अलग कलर रहते हैं, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, पीआर बोलते हैं उसको, पीएआर, विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो पीएआर है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, उसका जो रेंज है, मैंने आपको बोला था, ओके, लाइट की क्वालिटी में लाइट का जो रेंज था 400 to 700 नैनोमीटर था, एनसीईआरटी के अंदर दिया है। विजिबल लाइट का जो रेंज है 400 to 700 नैनोमीटर है, और उस लाइट को क्या कहते हैं हम लोग, पीआर कहते हैं। एंड उसी में से आपको पता होगा वो जो 7 कलर की लाइट है, पीएआर में कितना लाइट है, 7 कलर, ओके, वीआई, बीजीवाईआर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऐसे 7 कलर की लाइट है। आपको पहले ही बताया मैंने, तो उस 7 कलर में से ब्लू एंड रेड लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और सबसे कम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होता है ना। तो लाइट की क्वालिटी आप देखोगे, लाइट की क्वालिटी देखोगे तो विजिबल स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन में फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट में और रेड लाइट में होता है, और सबसे कम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होता है, राइट। तो दिस इज अबाउट लाइट क्वालिटी। एंड थर्ड इज ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तीसरा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का कितना ड्यूरेशन है, कितना ड्यूरेशन तक लाइट गिरती है प्लांट के ऊपर, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बट अफेक्ट द ओवरऑल फोटोसिंथेसिस। ड्यूरेशन ऑफ लाइट का
फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, मगर ओवरऑल इफेक्ट होता है किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। और ड्यूरेशन ऑफ लाइट का और इफेक्ट होता है, आपको पता होगा, फ्लावरिंग के ऊपर भी इफेक्ट होता है। लाइट का ड्यूरेशन का फ्लावरिंग के ऊपर भी इफेक्ट होता है, उसको हम फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। 11th में आपने स्टडी किया है, ठीक है। फोटो पीरियडिज्म पॉइंट आपने डिस्कस किया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सो दिस इज अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर लाइट। पहला फैक्टर मैं आपको पढ़ाया कौन सा है, ये लाइट है ना, ओके। दूसरा जो फैक्टर है, सेकंड फैक्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकंड फैक्टर में बताने जा रहा हूँ आपको, लाइट के 3 नेचर है। सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ओके। क्या है ये, CO2 कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रहेगा तभी फोटोसिंथेसिस होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो आपको पता होगा, ओके। CO2 इज वन ऑफ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। CO2 क्या है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर है इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, ओके। तो एटमॉस्फेयर में CO2 कितना रहता है, एटमॉस्फेयर में CO2 रहता है 0.03 टू 0.04% रहता है ना। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में CO2 कितना रहता है, 0.03 टू 0.04% रहता है, ओके। एंड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फार बिलो रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल है, और ये अगर कम हो गया तो भी फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट होता है, और ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, अगर फोटोसिंथेसिस का प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, प्लांट के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर वो क्या हो गया, मोर देन 0.05% हो गया, तो क्या होगा, प्लांट के फोटोसिंथेसिस के ऊपर उसका इफेक्ट होगा ना। If the concentration of light increase more than 0.05%, then what happen? 0.05% से अगर ज्यादा होता है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट होगा ना। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है लाइट का तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, ओके, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बियॉन्ड द लेवल एंड बिकम डैमेजिंग ओवरऑल लॉन्ग पीरियड। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन CO2 का बहुत ही ज्यादा रहा तो वो क्या होगा, लीफ के अंदर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एसिडिक कंडीशन लीफ के अंदर क्रिएट होगी, और वो लॉन्ग इफेक्ट मतलब ज्यादा टाइम तक प्लांट को क्या करेगा, डैमेज करेगा ना। लॉन्गर पीरियड तक प्लांट को क्या करेगा, डैमेज करेगा। आपको यहाँ इसका भी ग्राफ निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। CO2 कॉन्सेंट्रेशन का सेम वही ग्राफ है, वैसा ही ग्राफ है। क्या है, इधर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसका कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है, और इधर क्या है, दिस इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना। इधर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है, और इधर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना। तो आप देख सकते हो, ओके, रेट ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन ppm एंड रेट ऑफ CO2 अपटेक, ओके। यहाँ पे आप बोल सकते हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब रेट ऑफ CO2 अपटेक, रेट ऑफ CO2 अपटेक, CO2 अपटेक मतलब प्लांट कितना CO2 ले सकता है उसको हम अपटेक बोलेंगे ना। और इधर क्या है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन ppm या माइक्रोलीटर पर लीटर बोलते हैं हम उसको। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और उसी को हम बोलते हैं माइक्रोलीटर पर लीटर ना, ओके, माइक्रोलीटर पर लीटर बोलते हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन CO2 का कॉन्सेंट्रेशन आप देखोगे तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोलीटर पर लीटर बोलते हैं। तो आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो यहाँ पे CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैं आपको अरेंज कर रहा हूँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 लाइक दैट। तो क्या होगा, यहाँ से CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है, ओके, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, जैसे जैसे CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस होता है। मगर C3 स्पीशीज में कौन से स्पीशीज में, C3 प्लांट के स्पीशीज में क्या होता है, C3 प्लांट के जो स्पीशीज है ना, C3 प्लांट के जो स्पीशीज है उसमें क्या होता है, लो लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस कम होता है ना, CO2 का अपटेक कम होता है ना। इसमें बोल रहा हूँ C3 प्लांट के स्पीशीज में क्या होता है, अगर लाइट की इंटेंसिटी लो रही
लाइट की इंटेंसिटी क्या रही, लो रही, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। और उसी दौरान ओके दूसरा प्लांट अगर देखते हो आप कौन से C4 प्लांट देखोगे या C3 प्लांट देखोगे तो उसमें क्या होता है, ये ऑप्टिमम है। ओके ये ऑप्टिमम है, तो C4 प्लांट में ऑप्टिमम अलग है और C3 प्लांट में ऑप्टिमम अलग है। C4 प्लांट में क्या है, C4 स्पीशीज में हाई रेट इंटेंसिटी, C4 स्पीशीज में क्या हो रहा है, C4 स्पीशीज में क्या हो रहा है, हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस बढ़ता है ना। और ये क्या है फिर, ये दिस इज व्हाट C3 स्पीशीज, ये क्या है C3 स्पीशीज है। यहाँ पे भी क्या होता है, हाई लाइट इंटेंसिटी में, हाईलाइटेड मतलब दोनों प्लांट में C3 स्पीशीज और C4 स्पीशीज, यहाँ पे दो स्पीशीज है। C3 स्पीशीज में क्या हो रहा है, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो CO2 फिक्सेशन कम हो रहा है ना। C3 स्पीशीज में क्या हो रहा है, लाइट की इंटेंसिटी कम है तो CO2 फिक्सेशन कम हो रहा है। मगर C3 प्लस स्पीशीज में और C4 स्पीशीज में जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता है ना। तो आपको आगे दिया है पॉइंट ए कौन सा लेवल, तो ये दोनों को क्या कहेंगे हम, दिस इज कॉल्ड है ऑप्टिमम लाइट। ऑप्टिमम मतलब नो मिनिमम नो मैक्सिमम। तो आपको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ओके ये तो नो प्रॉब्लम, C3 स्पीशीज में क्या होता है, लो लाइट इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस कम होता है। मगर यहाँ पे क्या होता है, दोनों में ऑप्टिमम लाइट है। ओके C4 स्पीशीज में कितना है फिर ऑप्टिमम लाइट, अगर आप देखोगे डायग्रामेटिकली, ओके ऊपर तो मैंने आपको हाईलाइट इंटेंसिटी बताया दोनों का आप कैलकुलेशन देख सकते हो। C4 प्लांट में क्या हो रहा है, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर है ना। C4 प्लांट में क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर है ना। किसका कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन जो है किसमें बोल रहा हूँ, C4 प्लांट में बोल रहा हूँ। C4 प्लांट में CO2 कंसंट्रेशन जो है कितना है, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर है, ppm है। तो क्या होता है, ऑप्टिमम लाइट है ना ये, क्या है ये, ऑप्टिमम लाइट है ये। ओके कहाँ पे बोल रहा हूँ, C4 प्लांट में बोल रहा हूँ, उसको हम ppm बोलते हैं, ppm। ठीक है, तो C3 प्लांट में देखोगे, C3 प्लांट में दिस इज C3 स्पीशीज, C3 प्लांट में क्या रहता है, ऑप्टिमम जो है CO2 कंसंट्रेशन दैट इज 450 माइक्रोन पर लीटर। C3 प्लांट में कितना है, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर ppm है ना। कहने का मतलब यहाँ क्या है, फिर दोनों जो प्लांट है, C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, दोनों को हाईलाइट इंटेंसिटी में CO2 फिक्सेशन की एबिलिटी बढ़ती है ना। C3 स्पीशीज हो या C4 स्पीशीज हो, दोनों में क्या होता है, हाईलाइट इंटेंसिटी में CO2 फिक्सेशन का रेट बढ़ता है। और लो लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है, C3 प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कम करते हैं ना। कौन से, C3 प्लांट्स जो है और लो लाइट इंटेंसिटी में CO2 फिक्सेशन कम करते हैं। CO2 फिक्सेशन कम कर मतलब लो लाइट लो CO2 फिक्सेशन, हाई लाइट हाई CO2 फिक्सेशन। मगर ये दोनों में कंपैरेटिव डिफरेंस आपको दिया गया है। ओके तो इसका मतलब ये तय है कि C4 प्लांट में क्या होता है, C4 प्लांट में क्या होता है, अगर CO2 कंसंट्रेशन कम है तो भी CO2 फिक्सेशन ज्यादा होता है ना। किसमें बोल रहा हूँ, C4 प्लांट में क्या होता है, लो CO2 कंसंट्रेशन में ही, लो CO2 कंसंट्रेशन में ही फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है ना। किसमें बोल रहा हूँ, C4 प्लांट में, C4 स्पीशीज में लो CO2 कंसंट्रेशन रहा तो भी CO2 फिक्सेशन होता है। आपको मैं बता दूं, एटमॉस्फेरिक CO2 अगर 2 ppm रहता है तो भी CO2 फिक्सेशन होता है। कहाँ पे, C4 प्लांट में। ठीक है, तो differently and low light intensity neither type of respond to CO2 concentration. Light intensity C3 and C4 plant is increased with rate of photosynthesis. लाइट इंटेंसिटी जैसे बढ़ रही है इसमें C3 प्लांट में और C4 प्लांट में, वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है ना। तो क्या है फिर वो रेट, क्या है रेट, C4 प्लांट शो सैचुरेशन ऑफ 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। C4 प्लांट में कितना सैचुरेशन है, C4 प्लांट में कितना सैचुरेशन है, C4 प्लांट में सैचुरेशन है कितना, दैट इज 360 माइक्रोलीटर पर लीटर है। किसमें, C4 प्लांट में है। और C3 प्लांट में सैचुरेशन कितना है, C3 प्लांट में, C3 प्लांट में सैचुरेशन है 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। इसका मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है CO2 का दोनों अलग अलग प्लांट में। एंड beyond current concentration in limiting the C3 plants as C3 plant responds to higher CO2 concentration by showing increase in rate of photosynthesis. Okay, C3 प्लांट में क्या होता है,
अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी ना। किसमें बोल रहा हूँ, C3 प्लांट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से, यहाँ पे देखिए C3 प्लांट में CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, कितना है 450 माइक्रोलीटर। अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है तो उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो आपने सुना होगा जो ग्रीन हाउस रहते, ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस रहते हैं वो ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से वो प्लांट का यील्ड बढ़ता है। आपको एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वो प्लांट का दो प्लांट की एग्जांपल है। कौन से दो प्लांट्स है जिसका CO2 फिक्सेशन बढ़ता है? ओके, दैट प्लांट इज कॉल्ड एज टोमेटो एंड पेपर। टोमेटो एंड पेपर जो प्लांट है इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, और उसको हम ग्रीन हाउस क्रॉप कहते हैं। ग्रीन हाउस क्रॉप जो है, कौन से बोल रहा हूँ, टोमेटो और पेपर जो है वो दोनों को CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा सप्लाई करोगे, वो सीजनल प्लांट है ना दोनों, तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसीलिए उसको कहते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। CO2 की वजह से फर्टिलाइजेशन ज्यादा होता है और फर्टिलाइजेशन की वजह से यील्ड ज्यादा होता है, रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है उस प्लांट में, इसीलिए उसको कहते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। किसमें बोल रहा हूँ, C3 प्लांट में बोल रहा हूँ। उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, टोमेटो एंड पेपर जो प्लांट है वो ग्रीन हाउस प्लांट है और ग्रीन हाउस में CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और इसकी वजह से यील्ड बढ़ता है ना। चौथा फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नंबर 4, दैट इज टेम्परेचर। ओके, ये हो गया, लाइट हुआ, CO2 कॉन्सेंट्रेशन हुआ। नंबर 4 जो फैक्टर है, नंबर 4 जो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ जो अफेक्ट करता है किसको, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, दैट नंबर 4 फैक्टर इज टेम्परेचर। ओके, नंबर 4 फैक्टर इज टेम्परेचर। आपको मैंने बताया था लाइट रिएक्शन में टेम्परेचर का उतना इफेक्ट नहीं होता, लाइट रिएक्शन में टेम्परेचर का उतना इफेक्ट नहीं होता, मगर जो डार्क रिएक्शन है ना, कौन सी रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन जो है, ओके, वहां पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, एंजाइम वर्क करते हैं एंड दैट एंजाइम्स आर वर्क इन डिफरेंट टेम्परेचर ना। लाइट रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर but dark reaction is mostly depend on temperature. Why? Because in dark reaction different enzymes are work and that enzymes are working according to temperature ना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं कौन, एंजाइम्स। तो आपने सुना होगा, ओके, रिएक्शन टेम्परेट प्लांट में क्या होता है, फिर जो टेम्परेट प्लांट है, टेम्परेट मतलब क्या है, जो प्लांट कोल्ड रीजन में ग्रो होते हैं। ओके, अब दूसरे कौन से प्लांट है, ट्रॉपिकल प्लांट है जो हाई टेम्परेचर में ग्रो होते हैं ना, टेम्परेट प्लांट्स। और दूसरे कौन है, ट्रॉपिकल प्लांट्स। तो इसको क्या चाहिए, ट्रॉपिकल प्लांट को हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। मैंने आपको बोला था C4 प्लांट जो है उनको 30 to 40 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है ना। इसको C4 प्लांट को, ट्रॉपिकल प्लांट मतलब कौन सा प्लांट है, C4 प्लांट है जिसको टेम्परेचर कितना चाहिए, हाई चाहिए, कितना 30 to 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तभी वो फोटोसिंथेसिस प्रॉब्लम कर पाते हैं। और जो टेम्परेट प्लांट है जिसको हम बोल सकते हैं C3 प्लांट, इनको क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए या मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, कितना 25 to, ओके, लो टेम्परेचर चाहिए C3 प्लांट को, कितना 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये प्लांट C3 प्लांट वर्क कर पाते हैं। सो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ टेम्परेचर। ओके, डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक and control the temperature optimum produced in different plants depend upon the habitat। तो आपको पता है अलग अलग प्लांट का टेम्परेचर में ग्रो होने की कैपेसिटी जो उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट की हैबिटेट क्या है, फिर ट्रॉपिकल प्लांट्स आर जनरली ग्रोइंग इन द हाई टेम्परेचर हैबिटेट एंड टेम्परेट प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द लो टेम्परेचर हैबिटेट। हैबिटेट मतलब प्लेस ऑफ सर्वाइवल, उनका जो प्लेस है सर्वाइवल का उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। तो अलग अलग प्लांट का अलग अलग हैबिटेट्स है। ओके, तो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैज हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम, है ना, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैज हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम मतलब उनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, किसके लिए, ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ओके, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू द हाई टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको लिख दिया है जस्ट, C3 प्लांट में कितना टेम्परेचर लगता है,
20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और C4 प्लांट को कितना चाहिए 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसी टेम्परेचर में क्या होते हैं उनके अंदर जो एंजाइम है वो वर्क कर पाते हैं ना, वो रूबिस को हो या पेपकेज हो, जो भी एंजाइम हो वो टेम्परेचर के अंदर, पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर वर्क कर पाते हैं, इफेक्टिव रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक्सटर्नल फैक्टर में जो अनदर फैक्टर है, ओके, एक्सटर्नल फैक्टर में दूसरा जो फैक्टर है दैट इज वाटर, ओके। मैं आपको क्या बता रहा हूँ अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स, पूरे क्या है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जो फैक्टर बाहर से रहते हैं, जो फैक्टर एनवायरमेंट में रहते हैं, ओके, दो फैक्टर अराइज फ्रॉम द एनवायरमेंट्स, ओके, एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं उसको। और उसमें लाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इसको, एक्सटर्नल फैक्टर को ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सटर्नल फैक्टर कौन से, ये है 3 टेम्परेचर और ये है 4, कौन सा है नंबर 4 एक्सटर्नल फैक्टर इज वाटर, ओके, ये वाटर है तो ये पूरे एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है कौन से लाइट, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, वाटर। अब उसके बाद हम इंटरनल फैक्टर के बारे में समझेंगे। लास्ट फैक्टर में आपको बताने जा रहा हूँ वाटर। व्हाट इज वाटर? वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यूटिलाइज फॉर द डिफरेंट फोटोलाइसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर बहुत जरूरी है, अगर वाटर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है। मगर वाटर का डायरेक्ट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस के ऊपर नहीं होता तो प्लांट के ऊपर होता है, मतलब प्लांट के सेल के ऊपर होता है। अगर वाटरलेस हो गया तो प्लांट की सेल टर्जिनिटी लॉस करेगी, टर्जिनिटी लॉस करेगी मतलब विल्ट हो जाएगी, सूख जाएगी सेल, और सेल अगर सूख जाती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस वर्क नहीं होता, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होते इसमें प्लांट के लीफ के अंदर, सेल के अंदर। मतलब वाटर का जो रोल है वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर ज़्यादा नहीं है, मगर प्लांट के ऊपर ज़्यादा है ना, सेल के ऊपर ज़्यादा है ना, तो ये बताने जाता हूँ मैं, ठीक है। तो वाटर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, एंड यूटिलाइज। प्लांट जो है 100% वाटर में से 1% वाटर यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। 100% जो वाटर यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स, उसमें से 1% यूज करते हैं और 99% लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। Plant utilize only 1% of the water for photosynthesis and remaining water goes lost, okay, by the process of transpiration, and that's why water is one of the limiting factor for photosynthesis। क्योंकि अगर वाटर स्टेस है, याद रखिए, अगर वाटर स्टेस है प्लांट को क्या है, वाटर स्टेस है मतलब पानी कम गिरा, वाटर का स्टेस है तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो गए। वाटर स्टेज है तो क्या होगा, स्टोमेटा के जो सेल है ना, गार्ड सेल, वो क्लोज हो जाएंगे, और स्टोमेटा क्लोज होए तो CO2 नहीं मिलेगा, CO2 नहीं मिलेगा मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और इसीलिए प्लांट विल्ट हो जाता है, विल्ट मतलब सूख जाता है ना, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी एंड गैस एक्सचेंज नॉट अकर एंड स्टेज मेक द लीफ ऑफ विल्ट, ठीक है। वाटर स्टेज की वजह से क्या क्या हो रहा है, वाटर स्टेज की वजह से क्या क्या हो रहा है, देखो पहले क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, बाद में लीफ का क्या होता है, विल्टिंग हो जाता है, ओके, लीफ का क्या होता है, विल्टिंग हो जाता है मतलब प्लांट सूख जाते हैं, ओके, विल्टिंग। और इसकी वजह से फिर क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया, लीफ का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, किसका, लीफ का। और फिर यील्ड भी क्या हो जाता है, यील्ड भी क्या होता है, यील्ड भी लेस हो जाता है ना, इसकी वजह से, वाटर स्टेज की वजह से, पानी कम होने की वजह से ये सब कुछ एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाते हैं, एंड मोर दैट इफेक्ट ऑफ द प्लांट्स मोर थ्रू द इफेक्ट ऑफ प्लांट। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि वाटर का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस के ऊपर ज़्यादा नहीं होता, मगर प्लांट के ऊपर ज़्यादा होता है, ओके, सेल के ऊपर ज़्यादा होता है। ये हो गए एक्सटर्नल फैक्टर पूरे। बाद में इंटरनल फैक्टर्स, दिस इज अबाउट ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनल फैक्टर्स, इसी को हम कहते हैं प्लांट फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज प्लांट फैक्टर्स, जो प्लांट के अंदर है ना, इंटरनल फैक्टर कहाँ है, प्लांट के अंदर है, और वो अंदर से इफेक्ट करते हैं किसको, इंटरनल फैक्टर्स आल्सो कॉल्ड एज प्लांट फैक्टर्स, एंड दिस फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका पहला है इंटरनल, ओके, नंबर 1 इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ओके, इंटरनल मतलब सेल के अंदर का CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो भी अफेक्ट करता है। बाद में क्लोरोफिल कंटेंट,
क्लोरोफिल कंटेंट लीफ के अंदर कितना है, और उसके बाद क्लोरोफिल कितना है, और उसके बाद फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कितने हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कितने हैं कहाँ पे, प्लांट के अंदर। वैसे तो बहुत पॉइंट आते हैं, नंबर ऑफ लीफ आता है, साइज ऑफ लीफ आता है, कलर ऑफ लीफ आता है, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ आता है, क्लोरोफिल कंटेंट आता है, जेनेटिक फैक्टर भी आते हैं इसके अंदर, इंटरनल फैक्टर के अंदर। मगर ये 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, CO2 कंसंट्रेशन, कंटेंट ऑफ क्लोरोफिल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ओके, तो पहले देखते हैं हम लोग क्लोरोफिल क्या है। इंटरनल फैक्टर में क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइट एनर्जी ट्रैप करता है क्लोरोफिल। आपको पता होगा क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी ट्रैप करता है ना। क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी का से केमिकल एनर्जी में करता है, तो क्लोरोफिल का रोल इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट का कंटेंट, क्लोरोफिल का कंटेंट इंपॉर्टेंट है। एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल रहा, नो ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट जो है, वेरीगेटेड प्लांट जो है, जिसमें अगर क्लोरोफिल कंटेंट एब्सेंट है, क्लोरोफिल कंटेंट एब्सेंट है, क्लोरोफिल कम है, तो CO2 फिक्सेशन नहीं होगा ना। क्लोरोफिल अगर कम है तो CO2 फिक्सेशन नहीं होगा, CO2 फिक्सेशन लेस होगा किसमें, प्लांट में। ओके, एंड दैट्स व्हाई उसको हम फोटोसिंथेटिक नंबर बोलते हैं, एसिमिलेशन नंबर बोलते हैं। क्लोरोफिल कंटेंट अगर कम हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कंटेंट या एसिमिलेशन नंबर बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक नंबर, फोटोसिंथेटिक नंबर, फोटोसिंथेटिक नंबर या उसी को कहते हैं एसिमिलेशन नंबर, क्योंकि अगर क्लोरोफिल कम रहा तो एसिमिलेशन नहीं होगा, ओके, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। एंड इट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेटेड बाय द प्लांट क्लोरोफिल, इसलिए कहते हैं अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स इन द प्लांट्स डिपेंड ऑन क्लोरोफिल कंटेंट इन द लीफ। लीफ के अंदर कितना क्लोरोफिल है उसके ऊपर CO2 फिक्सेशन डिपेंड करता है ना। जितना क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा उतना CO2 फिक्सेशन ज्यादा होगा, कहाँ पे, लीफ के अंदर। ये तय है, ये कंफर्म है, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं इमर्सन ऑफ द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन क्लोरोफिल कंटेंट लीफ इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इमर्सन क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। इमर्सन ने क्या किया, बताया कि CO2 क्लोरोफिल कंटेंट जितना ज्यादा है लीफ के अंदर उसके ऊपर प्लांट का यील्ड डिसाइड होता है ना। जिस लीफ के अंदर क्लोरोफिल ज्यादा उस प्लांट का यील्ड ज्यादा, उसी लीफ का यील्ड ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर CO2 फिक्सेशन ज्यादा होता है। ओके, एंड रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड इंक्रीजिंग क्लोरोफिल लीड टू द इंक्रीजिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जितना क्लोरोफिल ज्यादा उतना CO2 फिक्सेशन ज्यादा, CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा, CO2 फिक्सेशन ज्यादा, और जितना CO2 फिक्सेशन ज्यादा उतना फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, ये ऐसा बताया गया है। और नेक्स्ट जो है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, मतलब आपको पता होगा प्लांट में पहले ग्लूकोज फॉर्म होता है, बाद में स्टार्च फॉर्म होते हैं, बाद में स्टार्च एक्यूमुलेट होती है कहाँ पे, प्लांट के अंदर। तो जितना स्टार्च का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, ऑलरेडी स्टार्च अगर ज़्यादा है लीफ के अंदर तो प्रोडक्शन क्यों करेगी। इसका मतलब जिस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, स्टोर्ड फूड ज़्यादा है, उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फूड है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है ना प्लांट को। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स उनके पास ज़्यादा है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत उनको नहीं है ज़्यादा, ठीक है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इन द फोटोसिंथेसिस और मेसोफिल सेल डिक्रीज द फोटोसिंथेटिक रेट्स। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो है, कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट का, कौन से फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है अगर ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। उसके बाद आपको मैं पॉइंट में बता रहा हूँ, दैट इज रेट ड्रॉप इफेक्ट, रेट ड्रॉप इफेक्ट, ओके, और इमर्सन इफेक्ट। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ड्रॉप इफेक्ट क्या है, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ड्रॉप इफेक्ट। रेट ड्रॉप इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है, लाइट प्रोवाइड both photosystems, okay, when the two different पहले इमर्सन इफेक्ट देते हैं, व्हाट इमर्सन इफेक्ट, जहाँ पे दोनों फोटोसिस्टम, मतलब कौन सी 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के दोनों अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जब वर्क टुगेदर करती है और फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करती है, उसको कहते हैं इमर्सन इफेक्ट। व्हाट इज दिस, व्हेन द टू डिफरेंट वेवलेंथ, ओके, टू different wavelength light provide then photosynthesis increase। जब दोनों
दोनों अलग अलग वेवलेंथ का लाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन से? ये क्या है? PS2 है, ये क्या है? PS2 है, और ये क्या है? PS1 है। तो अलग अलग फोटोसिंथेसिस की लाइट सप्लाई करने के बाद जब फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं इमर्सन इफेक्ट बोलते हैं ना। अलग अलग टू फोटोसिंथेसिस यूनिट्स जब वर्क टुगेदर करते हैं उसको इमर्सन इफेक्ट बोलते हैं। एंड व्हाट इज रेट ड्रॉप इफेक्ट? रेट ड्रॉप इफेक्ट किसको बोलेंगे? दैट इज रेट ड्रॉप इफेक्ट मतलब क्या है? डिक्रीजिंग द क्वांटम यील्ड। ओके, रेट ड्रॉप इफेक्ट में क्या होता है? क्वांटम यील्ड कम हो जाता है। मतलब रेट ड्रॉप का मतलब क्या है? जब लाइट का वेवलेंथ 680 से ज्यादा हो, 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो, तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है ना। जब लाइट का वेवलेंथ 680 से ज्यादा हो, ओके, मतलब 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो, मोर देन 680 हो, तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट कम हो जाता है। उसको कहते हैं रेट ड्रॉप इफेक्ट, या उसको रेड लाइट मतलब रेड लाइट और फार रेड लाइट, ऐसे दो लाइट है उसमें। रेड लाइट मतलब क्या है? फिर रेड लाइट मतलब 680 नैनोमीटर है एंड फार रेड मतलब 700 नैनोमीटर है। तो रेड लाइट के ऊपर, रेड लाइट के वेवलेंथ के ऊपर जैसे ही वेवलेंथ बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं रेट ड्रॉप इफेक्ट। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। फोटोसिंथेसिस चैप्टर वी आर फिनिश टुडे, एंड इन नेक्स्ट चैप्टर वी आर डिस्कस अबाउट अनदर पॉइंट दैट इज रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, रिस्पिरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। The oxygenase activity of rubisco is minimized or barely present. As the C4 plants succeed in bypassing the photorespiratory pathway, photosynthesis proves to be more productive, which ultimately increases their yield. The yield of a plant is determined by photosynthesis, a physiochemical process influenced by several internal and external factors. Internal factors, also known as plant factors, are determined by the plant's genetic makeup and its growth. Factors such as the number, size, age, and orientation of the leaves, mesophyll cells, chloroplasts, internal CO2 concentration, and the amount of chlorophyll are the internal factors that affect photosynthesis. External factors, on the other hand, include the availability of sunlight, light intensity, incident light, temperature, carbon dioxide concentration, and water. Initially, scientists assumed that only an increase in CO2 absorption by the leaves during photosynthesis increased the rate of assimilation, leading to increased plant growth. This opinion underwent a change when experiments conducted by Frederick Blackman showed that photosynthesis is affected by other external factors as well. In fact, Blackman formulated the law of limiting factors, which states that if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affects the process if its quantity is changed. In other words, this law means that though photosynthesis is dependent on several factors, the rate at which the process takes place is governed by the factor whose concentration is the lowest. A typical plant, for instance, is capable of utilizing 0.05% of atmospheric CO2 while photosynthesizing at an optimum light intensity. However, if only 0.01% of CO2 is available for the plant, then the rate of photosynthesis is limited by CO2 concentration. Upon increasing the CO2 concentration, the photosynthetic rate also keeps increasing. However, if CO2 concentration is increased beyond 0.05%, the photosynthesis rate remains unaffected because other factors such as light intensity and water become limiting. Similarly, at low light intensity, incident light and the rate of photosynthesis
are linearly related, which means an increase in incident light causes a corresponding increase in the photosynthesis rate. However, after reaching the light saturation point, which is normally 10% of full sunlight, the photosynthesis rate does not show any further increase. Did you know that an increase in incident light beyond the saturation point causes a breakdown of chlorophyll, which in turn can drastically reduce the photosynthetic rate in plants? Apart from light, carbon dioxide, whose atmospheric concentration varies between 0.03 and 0.04%, too affects the photosynthetic rate in both C3 and C4 plants. However, under varying light intensity, C3 and C4 plants respond differently to the carbon dioxide concentration. When light intensity is low, an increase in carbon dioxide concentration does not increase the photosynthesis rate in either group of plants. However, at high light intensity, both C3 and C4 plants show an increase in the rate of photosynthesis. However, C4 plants attain saturation at 360 microliters per liter and don't show any further increase in the rate of photosynthesis. C3 plants, on the other hand, show saturation only beyond 450 microliters per liter. The difference in saturation points means that the current atmospheric CO2 concentration becomes a limiting factor only for C4 plants. This fact is utilized by large-scale farmers who grow crops such as tomatoes in a greenhouse, where the carbon dioxide-rich atmosphere helps increase the crop yield. Apart from light and CO2 concentration, the rate of photosynthesis is also affected by temperature. In fact, temperature has a major influence on light and dark reactions. Temperature also affects C3 and C4 plants. When C4 plants, whose optimum temperature is 35 degrees Celsius, are subjected to higher temperatures, they register a greater increase in the rate of photosynthesis than their C3 counterparts, whose optimum temperature is 25 degrees Celsius. Similarly, the rate of photosynthesis of tropical plants remains unaffected by higher temperatures, whereas an increase in temperature causes a decrease in the photosynthetic rate of temperate plants, as they have a lower optimum temperature than tropical plants. Water is another factor that affects the photosynthetic rate of a plant. However, water is an indirect factor, as it affects the plant rather than photosynthesis itself. Water stress caused by lack of sufficient water forces the stomata to close, which automatically means less carbon dioxide for plants. Moreover, water stress causes the leaves to wilt, which reduces their surface area and affects photosynthesis. It is thus important that water and all the other factors are available at optimum levels, as this will ensure a healthy rate of photosynthesis, which in turn will increase plant yield.